वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम PCOS के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है कि हर एक हमारा जो इशू है, ब्यूटी का हो, हमारी सेल्फ इमेज का हो, उसकी अंडरलाइंग कॉज कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ती है ख़वातीन की, ज़्यादातर की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला बढ़ रहा है। इस हवाले से चूँकि ये एक हफ़्ता है जिसमें कि आगाही है, इसका दिन मनाया जा रहा है। हमने यहाँ पे दावत दी है मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, जो कि आज मेरे साथ मौजूद हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो डॉक्टर शुमाइल, हम पहले जो बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर नाबिया ने बड़ी तफसील के साथ उसकी मैनेजमेंट बताई। जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या अचानक भी हो सकता है PCO कि आप वैसे तो नॉर्मल हैं, आपके पीरियड्स नॉर्मल शुरू हुए हैं, आप थिन हैं, आपके बाल भी नहीं हैं, और अचानक आपको कुछ हो जाए और आपकी शादी हुई हो और आप वो जो है फर्टिलिटी का इशू आए एंड देन यू स्टार्ट गेनिंग वेट और आपके बाल भी आना शुरू हो जाए? बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि पहले आपके साइकिल्स ठीक हों, आपको कोई इस तरह का इशू ना हो और आपको सडनली इस तरह हो कि पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएं, एक्नी हो, जैसे चेहरे पे बाल, ये सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बाय बर्थ होता है। यू कैन डेवलप इट लेटर ऑन इन योर लाइफ एंड लेटर ऑन डेवलप इवन 40s में भी। जी अच्छा। हाँ, सो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बहुत यंग एज 20s या 30s में हो। और जो लेटर एज में होगा उसका मतलब ये है कि वो आपका लाइफस्टाइल इशू है या वो भी जेनेटिक प्रॉबली, या जीन्स हैं पहले थोड़े से वो हिडन थे, अब वो अनमास्क होना शुरू हुए। दैट कैन ऑल्सो, देखिए जैसे डायबिटीज़ है ना, अगर आपकी फैमिली में है तो बचपन से तो नहीं होगा, फिर एक सर्टेन एज के बाद आप डेवलप करना शुरू। इसका मतलब है हर खातून को हर स्टेज पे, एज पे विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सो जो आप कह रहे हैं 40s में होता है, तो 40s में भी इसके साइन सिम्टम्स इसी तरह से? सिम्टम्स हाँ जी सेम है, इरेगुलर पीरियड्स होना। बट इन 40s यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 50, मैडम ने कहा डायग्नोस्टिक चैलेंजेस हमें ज़्यादा होते हैं और इसमें 40s की एज में और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली भी आफ्टर बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 50 आपके साइकिल्स थोड़े से वैसे भी इरेटिक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उसको डायग्नोज करना PCOS को थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता है। तो देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया कि जैसे बहुत हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं, उसमें डॉक्टर जो आपके अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने लिख दिया होता है, उनको सिम्टम्स कोई नहीं हो रहे होते, लेकिन अब वो लेबल हो गए हैं कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं खाम में, वो उसके लिए टेस्ट्स भी करा रहे हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स कोई हैं नोन इन मेडिसिन्स के जो दिए जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ PCOS के लिए? जिस मेडिसिन की मैडम ने बात की, इंसुलिन सेंसिटाइज़र जो हम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, ज़ाहिर है हर मेडिसिन, इवन पैनाडोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, तो इट वुड बी रॉन्ग टू से कि नहीं होते। GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स कुछ कॉमन इसके साथ होते हैं मेडिसिन के साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ टॉलरेबल। तो हम कहते ही हैं कि खाने के साथ लिया जाता है क्योंकि शुगर को लो करता है। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स में हम देते हैं शुगर लोअरिंग है, तो खाने के साथ लिया जाता है और डोज डिपेंड करती है आपकी सिवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ पे। छोटी सी डोज से हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर हम डोज को इंक्रीमेंट करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स दे आर बेरेबल, ऑफ कोर्स हैज़ साइड, एवरी मेडिसिन हैज़ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल सही, लेकिन वो इतने सिवियर नहीं है। इतना सिवियर नहीं है। एक जो बहुत यस नो अगेन, आपने पिछली दफ़ा भी मुझे मेरी बात का यही जवाब दिया था कि इस पर अभी कोई पब्लिश्ड रिसर्च नहीं है, लेकिन ये कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक चूज़े को हम 2 हफ्तों में, हाँ 2 हफ्तों के अंदर हम इतना बड़ा मुर्गा 2 किलो का बना देते हैं और हम उसको खाते हैं, और वो भरा हुआ है मुख्तलिफ ऐसे हार्मोन से जिसके साथ उसकी अपनी बॉडी जो है वो इतना फूली है। तो आपके साथ क्या होने वाला है? दूध हमें खालिस नहीं मिलता, और ख़ालिस दूध के नाम पे भी अगर मिलता है तो उसमें इंजेक्शंस लगाए गए होते हैं मुख्तलिफ जानवरों को दूध की मिक़दार ज़्यादा हासिल करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से जब हम इस तरह के एक मुआशरे में या सूरत हाल में हैं, तो फिर हम कैसे पिक करें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इस तरह से तो ये हेल्दी फूड्स जो हैं ये भी अनहेल्दी हो सकती हैं हमारे लिए। ऐसे ही है क्योंकि हम स्पेशली जब हार्मोन्स के पेशेंट आते हैं तो गायनी वाले भी सबसे पहले और हम भी सबसे पहले एक ही चीज़ उसको मना करते हैं कि वाइट चिकन जो आजकल आ रहे हैं वो ना खाएं। अब तो चिकन भी, अब तो फिश भी, अब तो फिश भी फार्म जो फूड चिकन को डाली जाती है वही फूड जो है वो मछली को डाली जाती है, बल्कि उससे भी थोड़ी बुरी होती है। और ये जो फार्मी मछलियाँ आ रही हैं दे आर ऑल्सो
उसकी सिर्फ शक्ल मछली है, बाकी सूरत हाल उसकी भी कुछ चिकन वाली है। ऐसा उसका भी वो है, बट जो चिकन है उसमें वो डायरेक्ट क्योंकि दिया जाता है क्योंकि उनको डायरेक्ट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं स्टीरॉइड्स के, ताकि इनका ये वेट जल्दी वो हो और जो ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर आप इन चिकन्स को देखें तो ये जब भी आप किसी चीज़ को पिंजरे में देखते हैं तो ये ना पड़ी हुई होती है, ये अपने पैरों पे भी इनका वेट नहीं वो हो रहा होता, तो ये स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस इनको अच्छा, लगते अच्छा, हैं। ठीक और है। इसी वजह से जो है जो हार्मोन्स क्योंकि पहले ही हमारे इम्बैलेंस होते हैं, फिर ऐसी चीज़ें जब जा रही होती हैं तो वो टॉक्सिन्स उसके उस गोश्त में है, वो हमारी बॉडी में आ रहा होता है और हमारी जो कंडीशन है उसको वर्स कर देता है। तो उसमें एक अब बड़ा ऑर्गेनिक का एक वो चल गया है, तो बहुत सारे अब ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे वैसे फार्म्स आ गए हैं जहाँ पे ये वाइट चिकन्स नहीं होते, वो रेगुलर चिकन्स को प्रॉपर अपने टाइम में जो 2.5 से 3 महीने का टाइम है उसी में उसको बड़ा किया होता है और वही वो सेल करते हैं, वो किया जाए। चिकन को छोड़ दें, आप देसी चिकन पे आ जाएं। और आप क्योंकि लेकिन जब हम PCOS के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वाइट मीट हम रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि या तो वो फ़िश की फॉर्म में आ जाए या देसी चिकन की फॉर्म में, ये चीज़ ना हो जो कि हमारे पास ये जो देसी और स्टीरॉइड्स वाले चिकन हैं ये ना हो, देसी चिकन हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हम ज़रूर जो है, हमें ये लगता है ना कि हम चिकन नहीं खा सकते या हमने अपना प्रोटीन बढ़ाना है, तो अक्सर पेशेंट्स ये करते हैं वो बीफ और मटन का इंटेक बढ़ा देते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा बीफ और मटन का इंटेक बढ़ा देते हैं। आजकल नहीं बढ़ाएंगे, अफोर्डेबिलिटी इज़ अ बिग इशू। अब वो भी है, बट बहुत सारे ऐसे होते भी हैं जिनको होता है कि हम नहीं इसके बगैर रह सकते, तो वो इसका इंटेक इतना बढ़ा देते हैं कि वो कबाब खाना और वो खाना, लेकिन इसमें नेचुरली कोलेस्ट्रॉल और सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो फिर से उस चीज़ के लिए इफेक्टिव है। तो इसलिए इसमें रिकमेंडेड वाइट मीट है, लेकिन जो कि फ़िश और चिकन हमारे पास है, बट आप उसमें भी कोशिश करें कि वो ये जो वाइट शेवर की चिकन है ये ना हो, घर में पली हुई हो, या आपको कहीं से इस तरह से मिल सकती है देसी मुर्गी। और बाजार के खाने जो है वो हत्तुल इम्कान कम खाएं, बिल्कुल क्योंकि भी, हमें स्पेशली सॉसेस। हम चाइनीज़ फूड का बहुत ट्रेंड है, हम चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा सॉसेस डलती हैं, ठीक है, उसको अवॉइड किया जाए इस दौरान। जितने आजकल के ये डिफरेंट, क्योंकि अगर हम पेशेंट्स को एडवाइस कर भी दें कि आप सैलड लें, तो वो डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग्स आजकल मार्केट में आई हुई वो उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें हर्ब्स तो होते हैं टेस्ट के लिए, बट उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है। हाँ, जो कि सॉसेस जितनी हमारे पास, अगर आप उसके टेस्ट को वो करें तो बहुत सॉल्टी होता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए इस PCOS के उसके लिए। और वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाइनीज़ फूड या कोई ऐसा फूड जिसमें सॉसेस डलती हैं वो वीक में 1 से 2 बार ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब डॉक्टर नाबिया कुछ ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, आप डेली बेसिस पे इस मसले को देख रही होती हैं, सो कुछ ऐसी बातें जो आप समझती हैं कि लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि दे हैव टू ओन देयर प्रॉब्लम। जी, डॉक्टर शमाइल ने बात की, ख़त्म नहीं होती है, ये आपके साथ चल रही है। अगर आप इसको अच्छा खुद समझ लेंगे और अच्छा इसको लेके चलेंगे, ग्रेजुअली स्लोली चीज़ों को आपके विद इन योर मीन्स, कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, खाने पीने में क्या प्रेफरेंसेस हैं जो आपके अपने उसमें आती हैं बजट में, आप उनको कैसे करें, प्रोटीन के अल्टरनेटिव्स क्या चीज़ें हैं, दालें हैं या नट्स हैं, जो भी है, तो आप इन चीज़ों पे वर्किंग करेंगे और आप देखेंगे कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्टिमल वेट कितना है, ये टारगेट आपने सेट करना है, इससे आगे नहीं जाना, और इसको लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट और जिस तरह इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स हैं इनके साथ है, फर्टिलिटी का ख्याल रखा जाए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हों, जो फैमिलीज़ हैं वो भी देखें कि बच्चियों को हर तरफ से, आप ख़ुद भी माएँ भी सुना रही होती हैं कि भाई तुम ऐसी हो, तुम मोटी हो, बॉडी इमेज को घर वाले भी कह रहे होते हैं, तो इस चीज़ को बहुत एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हमें एम्पैथी के साथ चीज़ों को लेके चलना है। और अगर मेंटल हेल्थ इशू लगता है, बच्चा यानी प्रेजेंट कैसे ही करेगी ना, वो बच्ची की चिड़चिड़ी हो रही है, जवाब दे रही है या घर में लड़ाई कर रही है, तो आपने इसको सीरियसली लेना है और इसको खामोशी को भी सीरियसली लेना है। बाज़ औक़ात कुछ खामोशियाँ जो हैं वो भी बहुत उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, सो हमें उस तकलीफ़ को अंडरस्टैंड करना है। डॉक्टर शमाइल, व्हाट वुड यू लाइक टू से? जस्ट दैट PCOS इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस, ट्रीटेबल है, ठीक है। बहुत सारे मदर्स बड़ी कंसर्न होती हैं कि मेरी बेटी को PCOS हो गया, अब तो ये फर्टिलिटी इसकी नहीं होगी, इसकी शादी कैसे होगी। बहुत सारी
ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जो कि डायग्नोस्ड केसेस ऑफ PCOS होती है और वो खुद ही कंसीव कर लेती हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम देखते हैं क्लिनिक्स में, बड़े वो डिस्ट्रेस्ड होते हैं पेरेंट्स कि अब क्या होगा बच्ची का आगे फ्यूचर में। यानी PCO होना इस बात की बिल्कुल मतलब नहीं है, इस रिलेटेड नहीं है कि आपकी खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। जी जी बिल्कुल, इट कैन हैपन। हाँ, ये बड़ा कॉमनली जो मैं देखती हूँ ना चीज़, तो मैं आपके ज़रिए ये एड्रेस करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। आप अगर ना भी कंसीव करें, ट्रीटमेंट बड़ी सक्सेसफुल रहती है PCOS में फर्टिलिटी से रिगार्डिंग। स्ट्रेस का कितना ताल्लुक है? अब जबकि लड़कियां और ख़वातीन जो है वो मल्टीटास्किंग कर रही हैं, वो घर में महदूद उनके किरदार नहीं है, आपके ख्याल में इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है कि क्या स्ट्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो इंड्यूस कर सकता है या ट्रिगर कर सकता है इस बिल्कुल बीमारी है को? जी, स्ट्रेस से सारी बीमारियां जो हमारी हैं, इवन कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा हो गया है, एक बड़ा मेजर फैक्टर स्ट्रेस है उसमें। तो इसी तरह जितने भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, PCOS है, ये इसका स्ट्रेस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। मसला ये है कि हम स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें, वो दैट्स अनदर एक बड़ा ह्यूज टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए बिल्कुल कि आजकल के ज़माने में स्ट्रेस को कैसे हम हैंडल करें, कोप करें स्ट्रेस के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उसका एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है ना, थिंग्स यू कैन डू, डू इट। हाँ थिंग्स यू कैन नॉट डू, एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, जो And आपके let go. कंट्रोल में नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला से, कोशिश करें और छोड़ दें उसके बाद। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती है जो एक दुख, अफसरदगी, तशवीश, परेशानी, कोफ्त, अजियत के साइकिल से हम अपने आप कंपैरिजंस को बहुत गुजारते शुरू हो गई हैं जी, सोशल मीडिया के थ्रू। इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कि वो ऐसी है, उसने ये किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों ऐसे हैं। सो कंपैरिजन पहले ज़माने में नहीं होती थी, तो लोग दे वर रिलेटिवली मोर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। जी, एक कनात का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट था कि अल्लाह ताला ने आपको ये दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका नसीब है, सही मुझे बात। नहीं दिया, ये उसकी मर्जी है, उसकी Absolutely. तकसीम है। इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है। आई थिंक हमें अपनी रूट्स की तरफ बिल्कुल जाने की ज़रूरत वापस है, जो जाना हमारी चाहिए। जो हम कहते थे ना, हमारी वैल्यूज़, दीज वर द वैल्यूज़ जो कि अब मिसिंग है। जी, आप क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर निदा? मैं सबसे पहले इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टाइमली इसको डायग्नोज करें, ठीक है। टीन एज में जब बच्चा कंप्लेन कर रहा है या आपकी बच्ची इस तरह से बिहेव कर रही है कि वो थोड़ा सा मतलब जैसे उसमें बच्चा कभी कभी हाइपर हो जाता है क्योंकि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। तो जब बात इनफर्टिलिटी तक पहुंचती है, शादी के बाद 30-32 साल की उम्र में जब बच्चा नहीं हो रहा, तब जाके वो इस चीज़ को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा बच्चा। हाँ। आप इसको टाइमली डायग्नोज करें। जैसे हमारे बच्चे की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ ख्वाहिशात इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली इस चीज़ को डायग्नोज करें, टाइमली इस चीज़ को ट्रीट करें। लड़कियाँ 25-26 साल की उम्र में आके फिर उन्होंने वेट लॉस करना है कि भाई क्यों अब शादी के लिए नहीं, वो भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए करना है कि बस शादी के जोड़े में फिट होना चाहिए। हाँ, शादी के लिए नहीं, प्लीज़ आप इसको करें क्योंकि इसमें से ये आपके करियर पे भी इफेक्ट डालता है, ये आपके पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट डालता है, ये आपकी पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट डालता है। तो टाइमली इसको डायग्नोज करके टाइमली इसको ट्रीट करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि शादी नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा तो उसको ट्रीट किया जाए। बिल्कुल सही। इससे मेरे जहन में एक आखिरी वो जो बात कि डॉक्टर नाभी, आपके ख्याल में शादी की एक अच्छी उम्र लड़कियों के लिए क्या, एज गायनोकोलॉजिस्ट, बिकॉज वी नो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल की एक एज है, वो एक टाइम पे बंद होना है, उसका एक ऑप्टिमल टाइम है जिस टाइम पे बेस्ट हेल्दी एग्स प्रोडक्शन है। अब जबकि ये दौर आ गया है कि नहीं, पहले पढ़ लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें, फिर वो कर लें, देन वी विल थिंक अबाउट मैरिज। यूजुअली उस टाइम पे शादियाँ हो रही होती हैं जिस टाइम पे एग फर्टिलिटी का टाइम भी कम हो चुका होता है, एग की एज जो है वो भी सही नहीं होती। एंड वी सी मैनी इशूज़ जिसमें कि बच्चों के डिसलेक्सिया से लेकर एंड डाउन सिंड्रोम्स तक, ये सब जो है इसलिए है क्योंकि एग की जो एज है या उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है। मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एग्स जो हैं आपकी बॉडी में एट बर्थ आपको मिल जाते हैं और यही एग्स मैच्योर होते होते 40 तक जो चलते हैं ना, वो यही एग्स होते हैं। जो अच्छी जो एग्स के साथ आउटकम मिलेगा आपको, वो 20 to 30 के दरमियान आपको अच्छा आउटकम मिल जाता है। 30 के बाद वो एग बीमार होने शुरू हो जाते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं और फिर बच्चों में डाउन सिंड्रोम और बाकी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स,
पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आजकल एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। दे शुड नो देयर ऑप्शंस कि भाई हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। बाज़ आजकल इस वजह से भी डिले हो जाती हैं शादियां कि आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते, बाज़ अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होते हैं। तो वी नीड टू फाइंड सम बैलेंस जो कि हर बंदा अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उसने कहाँ पे पहुँचना है। दूसरी एक ऑप्शन आजकल जो बहुत अच्छी है जिनके लिए डिलेज़ हैं, तो एग आजकल लोग फ्रीज़ भी करा लेते हैं। ये ऑप्शन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है कि एग फ्रीज़ हो जाते हैं और जब आपके पास ऑप्टिमल टाइम है आप प्रेगनेंसी के लिए आप ऑप्ट उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पे कोशिश करती रहती हूँ कि हम इन्फॉर्म डिसीजन लें, जो भी आप लें। कल को ये ना हो कि आप कहें कि तो हमें पता ही नहीं था। लेट एज मैरिजेस के अपने इश्यूज एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप जिस भी वजह से वो लेट करते हैं या करती हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी वजह से आपके बच्चे और आपकी अपनी सेहत जो है उसके ऊपर भी असरात आ सकते हैं। बट अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और सेहतमंद रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर नाबिया, डॉक्टर शुमाइल, डॉक्टर निदा, थैंक यू वेरी मच। और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।